हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत। तो हम गणित के सूत्रों का संकलन पढ़ रहे थे। तो एनसीईआरटी नए सिलेबस की जो आपकी गणित की पुस्तक लगाई गई है उसके समस्त सूत्रों का संकलन मैंने तैयार किया है। पहला वीडियो मैं आपके समक्ष पहले रख चुका हूँ। उसमें हमने 7 प्रश्नावली तक के सूत्रों के बारे में जाना था। अब चलते हैं उससे आगे के सूत्रों पर। तो 8वीं प्रश्नावली है बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर आप जानते हैं कि सबसे पहले ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और समकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और आधार भुजा जो है वो नीचे की भुजा जो आधार होती है, तो या तीसरी बची हुई भुजा को आधार कह सकते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये याद रखें। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब, और सेक होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखें अच्छी तरह। और फिर इनमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें पारस्परिक संबंध ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये यहाँ पर कुल 14 सूत्र हैं। तो ये 14 सूत्र, और इसके बाद ये जो है वो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये 6 सूत्र हैं। इनको भी आपको अच्छी तरह याद करना है। तो त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उनको आप इतने ज़बरदस्त तरीके से लिख लिख के याद करें कि वो एकदम आपको बिल्कुल रट जाएं। ठीक है, तो ये जो है वो सूत्र आप अच्छी तरह याद करें इसके। और वैसे 9th क्लास में भी त्रिकोणमिति के अंदर जो है वो ये पहले होते थे, अब जो है वो 9th क्लास से हटा दिए गए। तो 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति आपकी है। अब देखें यहाँ पर ये त्रिकोणमिति अनुपातों के मान होते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये जो सारणी है वो मैं जब त्रिकोणमिति की प्रश्नावली जब कराऊंगा तो उसमें आपको सारणी बनाना भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप ये सारणी बना सकते हैं। वैसे क्या है कि आप यदि एक ये पहली लाइन याद कर लेते हैं तो इसका तरीका ये है कि जब कोस के मान लिखे जाएंगे तो यहाँ पीछे के क्रम से लिखे जाएंगे। यानी ये 90 वाला 0 का हो जाएगा, 60 वाला जो 30 का हो जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, और 30 वाला 60 का हो जाएगा, और 0 वाला 90 का हो जाएगा। और tan आप जानते हैं कि साइन बटे कोस होता है। तो इस साइन वाले मान में कोस का भाग लगता जाएगा, तो ये जो है वो tan वाले मान प्राप्त होंगे। फिर कोट में जो फिर यहाँ पीछे क्रम से वापस लिख देंगे, ये अनंत यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और 60 वाला 30 का हो जाएगा। तो हर दूसरी लाइन जो है वो पीछे की तरफ से लिखी जाती है। और सेक आप जानते हैं कोस का विलोम होता है। तो कोस वाले मानों का आप उल्टा कर दें तो सेक के बन जाएंगे, और साइन वालों को उल्टा कर दें तो ये कोसेक के बन जाएंगे। वैसे जब मैं त्रिकोणमिति कराऊंगा तो आपको ये जो है वो सारणी बनाना भी सिखाऊंगा। ये है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है आपको, क्योंकि सवाल सिद्ध करने वाले आएंगे और 6 नंबर का सवाल आता है बच्चों, बहुत बड़ा 6 नंबर का सवाल आता है। तो आप इनको अच्छी तरह याद करें और इतनी बढ़िया तरीके से लिख के याद करें कि एकदम आपको ये लर्न हो जाए अच्छी तरह, कि कहीं भी आपको कोई सूत्र नज़र आ रहा है तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाए कि हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो 9 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं और ये जो यहाँ से लेकर के ये 14 सूत्र हैं, तो यदि आप इनको इतना अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि आप इनको विदिन 2 मिनट लिख के देख सकते हैं, तो आप सवालों में कहीं भी नहीं अटकेंगे। और यदि आपको ये लर्न नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो आपसे सवाल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तरीका जो है वो जब सवाल करेंगे तो मैं आपको और समझा दूंगा। लेकिन ये होता है कि जो त्रिकोणमितीय सवाल जो हम सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें यदि सवाल में tan कोट सेक कोसेक हो तो उनको पहले साइन कोस में लाते हैं और फिर उसको हल करते हैं बीजगणितीय तरीके से। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बच्चों मेन चीज़ तो आपको याद रखनी है, उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण होता है, जैसे ये क्षैतिज है धरातल का, इसके साथ जो हमारी दृष्टि रेखा है, जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो धरती के साथ ऊपर की तरफ जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, या उन्नयन कोण कहते हैं इसको। और अवनमन कोण होता है कि जैसे मान लीजिए ये धरातल है और ये यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग या कोई ऊंची जगह है, तो वहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो उस ऊपरी क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है ये कहलाता है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे क्या है कि ये यहाँ पर काम में लेंगे जब हम सवाल करेंगे
तो ये यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ लेकर के हम सवाल को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में दो मुख्य बातें जानने वाली थी, बाकी इसमें त्रिकोणमितीय सूत्र जो होते हैं, अनुपात, वही काम आते हैं इस प्रश्नावली में। इसके अलावा 10वीं प्रश्नावली जो आपकी है ये वृत्त से संबंधित है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त को जो स्पर्श करती है रेखा उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, और ये इसका केंद्र हो गया। और जो रेखा वृत्त को काटती हुई निकलती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, और दो वृत्त को जो है वो दो बिंदुओं पर काटती है। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों AP और BP की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताएगी। इसके अलावा आप यहाँ देखें कि स्पर्श बिंदु पर, यानी ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर यदि हम त्रिज्या खींचेंगे तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें अच्छी तरह। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसमें जो, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ये जो है वो, और अब संपाती रेखाएं क्या होती है, संगामी रेखाएं क्या होती है। संपाती रेखाएं वो होती है बच्चों जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, और संगामी वो होती है जो एक बिंदु से होकर जाती हो। और प्रच्छेद रेखाएं जो है वो आप जानते हैं कि एक अद्वितीय बिंदु पर प्रच्छेद कर सकती है। ठीक है, तो ये थे अपने 11वीं प्रश्नावली के सूत्र। अब है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है वो आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी सारे सूत्र काम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें वृत्त के अंदर कभी जो है वो कोई वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, अलग अलग आकृतियाँ बन सकती है, या छायांकित भाग ज्ञात करने हो। तो ये सारे सूत्र जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, फिर बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, और ये हीरोन सूत्र से आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो वो जो है वो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, फिर आयत का, वर्ग का, ये सामान्य वैसे आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें, और ये क्योंकि छायांकित भागों में कहीं भी जो आपको ये सूत्र ज्ञात करने पड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें जो नई है वो इसमें ये यहाँ पर है कि जैसे ये चाप की लंबाई है, ठीक है, यहाँ से, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, जैसे चाप की लंबाई जो है वो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि पर A और B दो बिंदु हैं, तो इनके बीच की जो ये दूरी कहलाती है, ये जो परिधि का टुकड़ा है वो चाप होता है। इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। इसके अलावा चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त का चौथा अंश, तो उसका एक क्षेत्रफल ये होता है। फिर त्रिज्य खंड जो है वो, जैसे ये दो त्रिज्याएं खींच दें, इनके बीच का ये जो छोटे वाला भाग बनता है वो होता है लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है। और बाकी बचा हुआ जो बड़े वाला भाग है उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो वो क्या है कि संपूर्ण वृत्त में से लघु वृत्तखंड का घटा देंगे तो ये सूत्र उसका बन जाएगा। फिर एक ये कि यदि आपके पास चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो हम सीधे इस सूत्र से भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक जीवा खींचने पर भी वृत्त के दो भाग बन जाते हैं, तो ये छोटे वाला कहलाता है लघु वृत्तखंड और बड़े वाला कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इनके क्षेत्रफलों के सूत्र ये लघु वृत्तखंड का है। और दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करने के लिए वृत्त का ज्ञात करो, लघु वृत्तखंड का ज्ञात करो, और वृत्त में से लघु वृत्तखंड को घटा दो। इसके अलावा कुछ ये बातें जो है बहुत ही सवालों में जो काम आने वाली महत्वपूर्ण है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई जो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। और इस पर भी आधारित सवाल आपको मिलेंगे कि पहिया जो एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्र में तय की दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और छायांकित भाग की क्षेत्रफल ज्ञात करने के इसमें बहुत सूत्र आएंगे, सवाल आएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो छायांकित भाग दे रखा है वहाँ पर जो पहले बड़ी जो नियमित आकृति बनी है पहले आप उसका एक क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके अंदर जो छोटी नियमित आकृति बनी है उसका एक क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़ी वाली में छोटी वाली घटा देंगे, तो पीछे जो बचेगा वो होता है छायांकित भाग। क्योंकि छायांकित भाग जो अपने आप में उनके कोई सूत्र नहीं होते। तो ये थी 12वीं प्रश्नावली। फिर 13वीं प्रश्नावली जो है वो आप यहाँ पर देखें कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये कक्षा 8 से आप जो है घन, घनाभ, शंकु, बेलन इनके बारे में लगभग आप पढ़ते हैं। 9th क्लास में भी खूब सारे सूत्र थे। तो ये घन जो होता है इसकी चारों भुजाएं, इसकी जो है वो सभी भुजाएं समान होती है, तो सभी किनारे इनके समान होंगे। तो 6 फलक हो गए इसके, तो 6 पृष्ठ क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं।
तो इस प्रकार की आकृतियाँ घन कहलाती है। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो जो पासा फेंकते हैं वो, और घनाभ जो है वो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो तो वो आकृतियाँ क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। जैसे कमरे हो गए, यदि कमरा लंबा चौड़ा समान नहीं है तो वो घनाभ हो जाता है, या संदूक वगैरह हो गए, अलमारी हो गई। तो ये इनके सूत्र जो है वो मैं समझता हूँ कि आप पहले लगभग सभी पढ़ ही चुके हैं। तो इन सूत्रों को अच्छी तरह आप अपनी कॉपी में नोट करें, अपने पास रखें, और जो सवाल करें तो पहले सवाल करने से पहले आपको जो है प्रश्नावली के सूत्रों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, उनको लर्न कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सवाल करते रहते हैं तो आप सूत्र तो जो है वो देख करके लिखते रहते हैं और फिर सवाल कर देते हैं। बाद में जब कभी भी टेस्ट होता है या पूछे जाते हैं तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है कि सूत्र तो याद था ही नहीं, वो तो पहले देख देख के लिखते रहे। इसलिए बच्चों पहले सूत्र याद करो फिर सवाल करो, ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये आकृति जो ड्रम की तरह की आकृतियाँ होती है वो बेलन कहलाती है, ठीक है। और ये बेलन से संबंधित सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। फिर गोले से संबंधित सूत्र, गोला तो आप जानते हैं, जैसे बॉल की आकृति की जो वस्तुएं होती है वो गोला होती है। और ये जो जैसे आप दिवाली पर अनार चलाते हैं या जोकर की जो टोपी होती है वैसी आकृतियाँ ये जो है शंकु होती है। तो शंकु के दो पृष्ठ होते हैं, एक तो ये जो अपना तिरछे वाला देख रहे हो तो ये होता है वक्र पृष्ठ, और एक इसका ये आधार हो गया जो वृत्ताकार होता है। इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, ऊपर का ढक्कन और पेंडा ये वृत्ताकार होते हैं, और बाकी जो है ये चारों तरफ वाला वक्र भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है इसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे सूत्र हैं। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर जो है वो छिन्नक जो है ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो छिन्नक जो है वो आप देख सकते हैं कि बाल्टी की तरह की जो चीज़ें होती है जो नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी होती है, तो इस प्रकार की आकृतियों को आप कहते हैं छिन्नक। तो छिन्नक के 3 भाग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला वृत्ताकार है, नीचे वाला वृत्ताकार है, ये जो बीच वाला ये वक्र भाग है। तो इसके भी वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है और इसका आयतन होता है। तो ये सूत्र इसमें याद रखें। और ये नोटेशन भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या R1 होती है, छोटी त्रिज्या R2 होती है, और ये इसकी जो तिरछी वाली लंबाई L होती है, और ये इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक की H होती है, ठीक है। तो ये, और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली सांख्यिकी और सबसे सरल भी आपके लिए, और कुछ ये छोटे मोटे सूत्र जो हैं कक्षा 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, ये कक्षा 7 से शुरू हो जाती है। ये सामान्य सूत्र तो वहाँ पढ़े हैं हमने, और 9th क्लास में भी इसके बारे में था। तो इसमें से बड़ा सवाल पूछा जाता है 6 नंबर का, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें, इसके सूत्र लिख करके। और ये सूत्र आपने पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद के जो यहाँ पर यानी सिर्फ आंकड़े दिए हों, यानी पीछे कक्षाओं में आपने जब कच्चे आंकड़ों वाले सवाल जो है वो यानी सिर्फ जिसमें प्राप्तांक दिए होते हैं ऐसे सवाल थे, तो अभी आपके जो यहाँ पर 10वीं क्लास में वो वर्ग अंतराल और बारंबारता वाले सवाल भी होंगे। तो इसमें कुल 3 प्रकार के सवाल होते हैं। वैसे एक तो कच्चे आंकड़े वाले सवाल होते हैं जिनमें कच्चे आंकड़े दिए होते हैं और माध्यक और बहुलक निकालना होता है, और दूसरे प्रकार वाले सवाल होते हैं जब XF, ठीक है, दिया हो यानी आंकड़े और बारंबारता दे रखी हो, और तीसरे प्रकार के सवाल होते हैं जब वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, ठीक है। वर्गीकृत यानी जब वर्ग अंतराल में दे रखे हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20 यूँ, तब ये तीनों चीज़ें ज्ञात करनी। तो लगभग ये 9-10 प्रकार के सवाल हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सूत्र इनके अच्छी तरह याद रखें, सवालों की पहचान करें कि कौन सा सवाल किस प्रकार से होता है। और इसके बाद जो है इसमें आती है प्रायिकता। तो ये बहुत ही अच्छी, साधारण और सीधी प्रश्नावली है, और थोड़ा सा ध्यान से करें तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो प्रायिकता का केवल एक यही सूत्र होता है, ठीक है। तो यानी घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। जैसे आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्के में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो कुल परिणाम 2 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही सकता है। तो प्रायिकता जो जैसे हो जाएगी 1/2। तो इस प्रकार के सवाल हैं, या इसमें सिक्के के पासे के सवाल हो सकते हैं, या कुछ अन्य चीज़ों के सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सिक्के को 1 बार उछालना, 2 बार उछालना, 3 बार उछालना, तो ये परिणाम कैसे बनते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रश्नावली कराएंगे तो आपको इनको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगी कि जब एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो HT होता है, 2 परिणाम हो गए, और 2 बार उछालेंगे तो 2 दूनी 4 परिणाम हो जाते हैं, और 3 बार उछालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम हो जाएंगे।
जो इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। और पासे में आप जानते हैं कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6 परिणाम संभव है, लेकिन 2 बार उछालने पर जो है वो इस प्रकार से सारणी बनानी है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या करें, ये 6 तक गिनती 6 बार लिख लें और फिर पहले स्तंभ में सबके साथ 1 1 लिखें, दूसरे में 2 2 लिखें, 3 3 लिखें। तो इस प्रकार से ये 36 परिणामों की एक सारणी आपके सामने बन जाती है। तो कुल 36 परिणाम हो गए। इसमें बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा याद रखना है कि किसी भी प्रायिकता के अंदर जो है वो कुल परिणामों की संख्या 1 ही होती है। ठीक है, समस्त प्रायिकताओं की संख्या जो है वो 1 होती है। तो प्रायिकता का मान जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो कम से कम 0 हो सकता है और अधिकतम 1 हो सकता है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में रहता है। अब इसमें ताश के पत्तों के जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। इसमें दुक्की से शुरू होते हैं और 21 तक होते हैं पत्ते। तो आप जानते हैं कि 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते ही काले होते हैं। ठीक है, तो ये और सवाल ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष पर आधारित भी सवाल हो सकते हैं। तो ये ताश के बारे में जो संपूर्ण जानकारी और सप्ताह के जो सवाल हैं वो भी हो सकते हैं इसमें। जैसे आप जानते हैं कि एक साल में लीप वर्ष जो उसमें 53 रविवार होते हैं, तो और लीप वर्ष में 53 रविवार हों तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, ये वाले। तो ये ताश के जो कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो पान, ईंट, इनके पत्ते लाल होते हैं और चिड़ी और हुक्म के पत्ते काले होते हैं। सब में एक ही प्रकार के नाम के पत्ते होते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे। इसमें तस्वीर वाले पत्ते जो हैं वो ये जो इतने पत्ते होते हैं, ये वाले 12 पत्ते ये होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। और इक्का सबसे बड़ा पत्ता होता है। फिर ये कुछ प्राकृत संख्याओं और ये इनके बारे में भी आप ध्यान में रखें कि इनके ऊपर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो अभाज्य संख्याओं को भी याद रखें क्योंकि अब संख्याओं पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर सड़क सुरक्षा के प्रश्न भी 4 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें सड़क सुरक्षा में मुख्य रूप से समांतर श्रेणियों के सवाल होते हैं या आंकड़ों पर आधारित आलेख, जैसे कोई ग्राफ बना हो उसमें कोई आंकड़े का आंकलन बताना, या फिर यातायात संबंधित उपकरणों के पूरे नाम जो है, जैसे PUC का पूरा नाम क्या होता है, CCTV कैमरे का CCTV का पूरा नाम क्या होता है, या त्रिकोणमिति पर आधारित जैसे आप सवाल करते हैं, जैसे वो जो है वो CD वाले दीवार वाले सवाल जो इस प्रकार के स्तंभ मीना और वैसे सवाल हो सकते हैं। उन पर कैमरा लगाओ तो कैसे, तो उस पर आधारित सवाल हो सकते हैं। एक ये सूत्र आप जरूर याद रखें कि ये जो रुकने की दूरी होती है इसका सूत्र, बाकी चालान कटने के कारण आपको याद रखने हैं। संकेतों की पहचान भी होनी चाहिए। यातायात नियमों का जो है वो ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार से ड्राइवर को गाड़ी चलाते इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ज्ञान होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखा बच्चों, अपने पूरी गणित की एक प्रकार से मैंने 2 वीडियो में आपको शेयर करा दी, जिसमें सारे सूत्रों का मैंने लगभग आपको बताया है। तो आप इन सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट करें और यदि किसी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने थंबनेल पर दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क करें और मैं आपको PDF भेज दूँगा। आप उसका प्रिंट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। और सूत्र बच्चों बहुत ज़रूरी है। आप गणित के सवाल करने से पहले उसके सूत्र याद करें। यदि आप सूत्र याद नहीं करते हैं तो फिर आप गणित नहीं सीख सकते, नई गणित आपसे होगी और आपका समय भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।